नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मैं हूं वैशाली चौधरी। हरियाणा सरकार ने अपना मनोहर बजट पेश किया। क्या वाकई ये बजट मनोहर बजट है? क्या वाकई जनता को इससे राहतें मिली हैं? क्या वाकई हर वर्ग को इससे राहत मिला है? हमने इस पूरे बजट पर एक खास पड़ताल की है। देखिए सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा में आज सरकार ने अपना सालाना बजट पेश किया है। कुल 1,55,645 करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ही बतौर वित्त मंत्री ये बजट आज सदन में पेश किया, जिसमें उन्होंने हर क्षेत्र के लिए बजट अलॉट किया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि ये बजट जनहितैषी है और हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बार का कुल बजट 1,55,645 करोड़ रुपए का पेश किया गया है। इस दौरान सीएम ने बुढ़ापा पेंशन में इजाफा करने का भी ऐलान किया, जिसमें 2,250 रुपए से बढ़ाकर इसे 2,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में 50,000 नई नौकरियां देने की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 20,000 नए मकान बनाए जाएंगे। कृषि कल्याण के लिए 2,998 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। साथ ही सिंचाई के लिए 5,081 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा रोजगार के लिए 884 करोड़, परिवहन के लिए 2,865 करोड़ और शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। मैं इस बजट को हरियाणा के लिए विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का एक अवसर मानता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लिए वी शेप रिकवरी हेतु एक सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा के लिए यह रणनीति 4 स्तंभों के आधार पर तैयार की गई है। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं: प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क MTEF रिजर्व फंड बनाना, परिणाम आधारित विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना। पहला है प्राथमिकताएं। बजट के लिए महत्वपूर्ण है कि उन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो विशेष रूप से संकट के समय अर्थव्यवस्था में उछाल के लिहाज से अति आवश्यक हैं। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है। सीएम ने दावा किया है कि इस बजट को तैयार करने के लिए कई सुझाव मांगे गए थे और ज्यादातर सुझावों को बजट में शामिल भी किया गया है। कोरोना काल के बाद पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इस बजट से लोगों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन ज्यादातर लोगों में बजट को लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखी है। लोगों के मुताबिक कोरोना काल से उबारने के लिए बजट में किसी तरह का कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। व्यापारी वर्ग के लिए भी कोई बड़ी घोषणा नहीं है और शिक्षा को लेकर भी बजट में कोई बड़ी बात निकलकर नहीं आई है, जिससे लोगों में इसे लेकर मायूसी नजर आ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बजट में सभी सुझावों और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है और उसी के आधार पर यह बजट तैयार किया गया है। कई परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है। हमारी सरकार इस वास्तविकता को भली भांति समझती है कि व्यवहारिक योजना के लिए आवश्यक है कि कई परियोजनाओं, विशेषकर जिनमें बुनियादी ढांचा शामिल होता है, के लिए 3 से 10 वर्ष की अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए। अतः मैं बजट में ऐसी परियोजनाओं के लिए मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क का प्रावधान करके एक नई रणनीति प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि नियमित आवंटन करते समय परंपरागत वार्षिक समय सीमा का पालन किया जाएगा। मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क विशेष रूप से सृजित किए गए कोष में निहित रहेगा, जिसमें से वर्ष भर आवंटन करने की सुविधा होगी। MTEF रिजर्व फंड हर वार्षिक बजट में किए गए आवंटन को औचित्य के साथ प्रस्तुत करेगा और अंततः इसका विधानसभा से अनुमोदन होगा। यह पथ प्रदर्शक और पहली तरह की पहली वित्त पोषण संरचना आवंटन की अनिश्चितता को दूर करेगी। इस बजट में किसी तरह के नए कर का ऐलान नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी नया टैक्स हरियाणा के लोगों पर नहीं लगाया गया है और सरकार ने हर वर्ग को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि बजट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सरकार के लिए कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सरकार के ही एक मंत्री से हम पूछेंगे सवाल और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सर्वहितकारी बजट क्यों सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री कंवर पाल बजट को कितने नंबर दे रहे हैं? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये सर्वहितकारी बजट है? उनके पीछे क्या तर्क है? पीटीसी न्यूज से कंवर पाल की यह खास बातचीत देखिए। ये आम बजट सर्वहितकारी बजट ऐसा कहा जा रहा है, ओपी धनखड़ साहब ने भी कहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा बजट है और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया, जो भी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, किसान है, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा है। सर, ये तो आप कह रहे हैं स्वागत किया है ना, अम्बाला के व्यापारी कह रहे हैं हमारे लिए तो कुछ है ही। सभी लोगों ने इसका स्वागत किया। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, देखो कांग्रेस तो कैसे स्वागत कर सकती है, तो वो तो उसकी आलोचना ही करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा ही बजट प्रस्तुत किया और उसमें किसी प्रकार का कोई नया टैक्स, कोई इस प्रकार का कुछ भी उन्होंने किया नहीं। और हर क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने पैसा दिया, कोरोना काल में जब सब लोग इस प्रकार से सोच रहे थे कि शायद पता नहीं क्या स्थिति होगी, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पिछला बजट था उससे 13% बढ़ा के बजट लेके आए वो। आप थोड़ा सा इसको जनरल तरीके से समझाइए कि हेल्थ सेक्टर में किस तरह से आम जनता को लाभ पहुंच रहा है। क्या खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, क्या हमने करना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, योगा करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हमने प्रयास किया कि उसकी जानकारी होनी चाहिए। पहले तो बीमार होना ही नहीं चाहिए, सही रहा। लेकिन अगर होंगे तो उसके लिए भी सरकार ने, हालांकि पिछली सरकार में भी हमने काफ़ी, मैं समझता हूँ कि पिछली सरकारों के मुकाबले में जितना उन्होंने टोटल टाइम में काम किया, उससे बड़ी व्यवस्था हमने पिछले 5 साल में खड़ी कर दी और उससे ज़्यादा बेड हमने तैयार किए कि भाई उसके लिए। और अब भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जहाँ जहाँ भी 100 बेड के हॉस्पिटल हैं, वो सारे के सारे 200 के करने की बात कर दी और मेडिकल कॉलेज देने की बात की। नहीं, सिर्फ बेड बढ़ा रहे हैं, उसके साथ जो बेसिक नीड्स हैं, जहाँ पर रिमोट एरियाज में जो जिला अस्पताल वगैरह हैं, वहाँ पर तो समस्या दवाइयों की हो जाती है। अटेंडेंस के जो साथ में जो सहयोगी होते हैं, जो मरीज के साथ के जो परिजन होते हैं, उनकी शिकायत ये होती है कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो सिर्फ बिस्तर बढ़ाना मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि सुविधाएं भी बढ़े। हाँ, बिल्कुल, आपने ठीक बात पूछ ली है। तो मुझे बताने के लिए, आज दवाइयों की कहीं कमी नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आज कहीं भी दवाई की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जिस प्रकार से और दूसरी जो समस्याएं होती थी, उन समस्याओं के लिए भी हमने, जैसे सीटी स्कैन है, डायलिसिस है, इनकी बहुत सी जो हैं, और जैसे स्टंट डालने का है, तो उसमें भी हमने बहुत से हॉस्पिटल ऐसे शुरू कर दिए जहाँ पे वो मतलब बहुत कम पैसे पे वो सारी सुविधाएं दी जा रही। जितने पैसे में बाहर मिलती थी उसके मुकाबले में आधा और तीसरे हिस्से पैसे पे वो सारी सुविधा हमने मुहैया करा दी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों को किस तरह से आपने संतुष्ट किया है? देखिए, आज तक जितना काम हमने किया, हम कहीं भी इस बात के लिए डिस्कशन के लिए तैयार हैं। अगर आपने हाउस की कार्रवाई देखी तो आपको पता भी चलेगा, जितने मैंने उदाहरण दिए सारा कुछ, ये कहीं भी हमारे सामने ठहर नहीं सकते। पूरे देश में सबसे बेस्ट अगर कहीं कर रहा तो हरियाणा सरकार कर रही है। सबके सब जितनी सरकारें हैं वो केवल किसान की वही चीज़ खरीद रही है जो केंद्र सरकार खरीदती है, धान और गेहूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खरीदते। लेकिन हम बाजरा भी खरीदते हैं, हम सरसों भी खरीदते हैं, हम मक्का भी खरीदते हैं, हम चना भी खरीदते हैं, हम सूरजमुखी भी खरीदते हैं, हम मूंग भी खरीदते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हम खरीदते हैं जो MSP उस पर खरीदते हैं। और मैंने उदाहरण दे के बताया कि आपके टाइम में 1 किलो भी नहीं खरीदी गई, हमने 6.5 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। तो हमने सारी चीज़ें खरीदी। उसके साथ साथ जो भावांतर भरपाई योजना हमने चलाई ना, वो बहुत गजब की चीज़ है। आप पहले अक्सर सुनते थे, कई बार आपको पता चलता था कि भाई वहाँ किसानों ने टमाटर जो है सड़क पे डाल दिए या आलू सड़क पे डाल दिए, क्योंकि भाव नहीं था कुछ भी। आपने गोभी है जो कहीं गौशाला में डाल दी या बाहर डाल दी, इस तरीके के सुनते। अब 5 साल से आपने कहीं सुने नहीं होगा कि कहीं किसानों ने टमाटर, मतलब आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी किसान कहीं ना कहीं नाराज तो हैं प्रदेश सरकार से। आप उनको कैसे खुश करेंगे? कि वो किसान नाराज नहीं है ना जी।
कौन नाराज है? वो जो नाराज है ना जी, कुछ लोग हैं ये जिन्होंने योजना से इस प्रकार का एक माहौल खड़ा कर दिया। कई बार कुछ लोग होते हैं ना जी, लेकिन वो उसका भी असर तो पड़ रहा है वो ना। भी अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं, किसी सरकार के खिलाफ करना, उसके बारे में बोलना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो सोनिया गांधी ने बड़ा शोर मचाया कि महंगाई महंगाई महंगाई, कमर तोड़ दी कमर तोड़ दी। महंगाई तो 3% थी मेरा हाल, जब से देश आज़ाद है उस इतनी कम महंगाई कभी रही ही नहीं है। 3% थी उस टाइम महंगाई, और जब मनमोहन सिंह जी बने तो महंगाई चली गई 12% पे। अभी की महंगाई पर क्या कहेंगे सर? की महंगाई पे, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने, बहुत पूछना अच्छा। ही था। तो अभी भी महंगाई देखो, एक चीज की महंगाई होगी, मान लीजिए गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ गया या पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आपने मांग लिया महंगाई, तो जीवन में क्या पेट्रोल और गैस ही है क्या? आपकी जरूरत यही है क्या? आप कितनी चीजें जरूरत है आपको, सुबह सब्जी भी चाहिए, आपको दाल भी सर चाहिए, पेट्रोल डीजल चीजें तो बेसिक है, आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे नहीं सर? नहीं नहीं, उसका जो है ना जी, आपका एक मापने का तरीका है उसका, तो आप उस तरीके से माप रहे हैं ना जिसको, तो उसकी महंगाई की दर होगी। जैसे मैंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में 12% महंगाई थी, तो 12% का मतलब है सारी चीजें मिला के 12% थी, तो सब चीजें महंगाई। तो अभी अगर सारी चीजों को मिलाओगे तो 4% से मामूली से ऊपर है, एक नहीं है, 4.1 नहीं है, 4 से 1 पॉइंट से भी कम है महंगाई, आज भी महंगाई कंट्रोल में है। एक बात बताइए, विधायकों के सुझावों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हुड्डा जी ने एक यही आरोप लगाया कि मेरे भी सुझाव थे लेकिन उसको तो शामिल किया ही नहीं गया है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता कि मैं कोई सुझाव दूंगा और उसको शामिल करना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार जब हम 10 लोगों से सुझाव लेते हैं तो कोई ना कोई एक सुझाव इतना अच्छा देता है जो सबके हित का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार, मतलब हुड्डा का नहीं नहीं सुझाव जो नहीं था- नहीं, देखिए ये बात नहीं, हुड्डा जी का सुझाव भी अच्छा था, हाँ, जो भी उन्होंने दिया होगा। हाँ। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को बुलाया था और उनसे सुझाव लिए थे, जी। और जब बजट प्रस्तुत किया तो मुख्यमंत्री जी ने उनका नाम ले गया कि भी ये सुझाव आपका था, ये सुझाव आपका था, ये हुड्डा जी ने खुद माना कि जैसे पिछली बार किया था वैसे इस बार क्यों ये नहीं? सुझाव आपका है। लेकिन अब की बार उस प्रकार की मीटिंग न बुलाया गया, अब की बार लिखित में सुझाव लिए थे, ठीक और वो लिखित में जो भी सुझाव दिए उनमें से कुछ शामिल भी किए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के उस पार हमने विपक्ष के एक नेता से भी बात की है, उनका भी हम रिव्यू आपको दिखाएंगे और उनकी भी प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बजट पर सवाल उठाए हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपको कैबिनेट मंत्री कंवरपाल से हमारी खास बातचीत दिखाई, उनके दावे दिखाए कि क्यों वो कह रहे हैं कि मनोहर सरकार का बजट सर्वहितकारी बजट है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया है। हमने कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनका निराशाजनक बजट कहने के पीछे क्या तर्क है, देखिए। ढींगरा साहब, ये बताइए पहले तो कि आपको बजट कैसा लगा? सिंपल। देखिए, पिछला जो लास्ट बजट अनुमानित था वो करीबन 1,42,000 करोड़ का था, और ये वाला जो अब बजट अनुमानित है ये है 1,55,610 करोड़ का। तो यहाँ ये समझा जाए कि इसमें सिर्फ बढ़ोतरी अगर अनुमानित के हिसाब से ही देखी जाए तो वो सिर्फ 13,000 करोड़ की है। तो आप ये देखें कि नॉन प्लैंड और प्लैंड में जो डिफरेंस होता है उसमें कोई 13,000 करोड़ का सिर्फ ओनली अनुमानित जो डिफरेंस नज़र आ रहा है। जहाँ तक काम की बात है तो ये सरकार काम कोई कर नहीं पा रही। पिछले 7 साल से आप अगर बिजनेसमैन को देखें तो उनके बिजनेस ख़त्म हो गए, चाहे जीएसटी में गए, चाहे नोटबंदी में गए, चाहे बढ़ती हुई महंगाई के कारण कई लोगों का काम खराब हो गया, और कोरोना काल के अंदर भी कईयों की इंडस्ट्रियां बंद हो गई, काम बंद हो गए। तो ये अभी इनको सहूलियत देनी चाहिए थी पब्लिक को, वो भी नहीं दे पाए, और महंगाई ऊपर से बढ़ा दी। तो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन के लिए ये वाला बजट जो है बहुत ही ऐसा बजट था कि जिससे उनको मतलब पहले से दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी। जी, अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है, क्योंकि हाँ, हमारे पास भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं खास तौर पर साइबर सिटी गुरुग्राम से आई हैं जहाँ पे व्यापारी हमें थोड़ा सा नाखुश दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि व्यापारियों को जिस तरह की उम्मीदें थीं, थोड़ी राहत की उम्मीदें थीं, वो सरकार ने जो पहले बोला भी था कि हम राहत देंगे, वो सरकार नहीं दे पाई बजट में? बिल्कुल नहीं दे पाई। और जहाँ तक लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरह से उनको पेट्रोल डीजल में रियायत दे सकती है सरकार, क्योंकि जो स्टेट का वैट होता है उसको कम कर सकती है। 26.5% जो वैट लग रहा है ऑलरेडी, जो स्टेट का लग रहा है, उसको कम करने की लोगों की
इच्छा थी, लेकिन ये सरकार जो है मतलब ऐसी हठपूरन तरीके से काम कर रही है, उसमें कोई रियायत इस सरकार ने नहीं दी। कि किसान ऐसा कुछ प्रत्यक्ष रूप से उन्हें नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो खुश हों, क्या कहेंगे? देखिए, किसान की जो मांग है वो ये चाह रहे हैं कि उनकी जो C2 फॉर्मूला के हिसाब से जो उनकी फसलों का लागत मूल्य है उससे उनको ऊपर 1.5 गुना मिले। और ये बात का वायदा मोदी जी ने 2014 से पहले भी किया था और खट्टर सरकार ने भी किया था कि उनको उनकी लागत मूल्य से 1.5 गुना मिलेगा। और उसके बाद 7 साल हो गए और ये डेट आगे की आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अब कहा मोदी जी ने कि 2022 में उनकी फसल का मूल्य डबल कर देंगे, लेकिन आज 21 तो हो गया, अब 21 के बजट में भी उसकी बढ़ोतरी दिखाई नहीं पड़ रही। अगर उसकी बढ़ोतरी दिखाई पड़ती तो कोई समझता। एक सिर्फ कोरी बात करने से तो बजट नहीं बढ़ेगा। आप ये कह दें कि हम अलग अलग चीज़ें, हम कोई मॉल बना देंगे, हम कोई दुकान बना देंगे, हम कोई और चीज़ कर देंगे, उससे तो बजट नहीं बढ़ पाएगा। उसकी किसान की लागत मूल्य का 1.5 गुना आपको देना पड़ेगा और उसका प्रावधान करने के लिए आपको अमाउंट का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा, जो कि ना तो बजट में दिख रहा है, ना आपकी कोरी जो बातें हैं उनमें दिख रहा है कि आप उसमें कोई बढ़ोतरी करने का विचार कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से किसान जो है दिल्ली के तीनों चारों बॉर्डरों पे बैठा है और वो 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुके और वो लोग 200 से भी 300 के करीब अब शहादत हो चुकी और उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी ये सरकार कर रही है। इसी वजह से ना तो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कहीं उतरने दे रहे हैं, ना जो उप मुख्यमंत्री है उनका कहीं हेलीकॉप्टर उतरने दे रहे हैं, क्योंकि वो रोड मार्ग से तो जा ही नहीं सकते। तो ऊपर से वो बाय हेलीकॉप्टर से भी जाना चाहे तो वो उतर नहीं सकते, क्योंकि जितने किसान रुष्ट हैं वो काले झंडे लेके उनको दिखाने का प्रयास करते हैं और फिर भी जो सरकार है ये मानने का काम नहीं कर रही उनकी बात। आपने जो बात कही उसी पर मैं कहना चाहूँगी कि सीएम ने साफ तौर पर अपने प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा कि ये जो हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देना और काले झंडे दिखाना, ये जो तरीका है वो दरअसल किसानों का नहीं है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया कि आप लोग, कांग्रेस जो है वो दरअसल बरगला रही है किसानों को, और उसी का नतीजा है कि भोले भाले किसान जो हैं वो बातों में आ रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने क्यों बरगलाना है? 2014 से पहले मोदी जी के भाषण सुने ना, उसमें उन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे और C2 फॉर्मूला लागू होगा उसके अंदर, और उसके बाद कहा कि 2022 में होगा। लेकिन 7 साल में किसानों को ये नज़र नहीं आ रहा कि उनकी फसल का रेट 1.5 गुना कब होगा। फिर वो अब कह रहे हैं कि ये जो कानून बना दिए, इस कानून के लिए वो कहते हैं कि ये कानून वापस लीजिए, इससे हमारा और नुकसान होगा, हमारी ज़मीनों का और नुकसान होगा और हमें जो MSP है उसकी गारंटी दीजिए। तो ना तो उस बात पे माने, ना MSP की गारंटी पे माने। अब दोनों बातों पे सरकार जो है वो 11 दौर की बातचीत के बाद भी विफल हो गई, तो उसमें कांग्रेस का क्या कसूर है? आप उनकी बात मान लीजिए, वो अपने घर चले जाएंगे। आप ही तो नहीं मान रहे उनकी बात। जनरल जो कर्ज है वो चल रहा है, जबकि हुड्डा के कार्यकाल में भार जो है कर्ज का वो ज्यादा था। इसका क्या जवाब देंगे? जहां तक ये सरकार है, इन्होंने 60,000 करोड़ से बढ़ता हुआ बजट अब 1,98,000 करोड़ पिछला वाला बजट था, और इस वाले बजट का डाटा छुपा लिया इन्होंने, उसको बताने का काम नहीं किया। कल मैं मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, पत्रकारों ने कुरेद के पूछा कि आप बताइए कि इस बार का आपने कर्ज कितना लिया है, लेकिन उन्होंने बताने का काम नहीं किया, उस डाटा को छुपा लिया। क्या लगता है आपको? आप ये देखिए, क्योंकि ये सरकार 60,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तो पहुंच चुकी है, और इस बार का जो कर्ज है वो भी करीबन जो आंकड़ों के हिसाब से, जो परसेंटेज के हिसाब से सरकार ने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी, आइडिया से लगता है कि 20-25 हज़ार करोड़ और कर्जा ले चुकी है सरकार। तो ये थी हरियाणा सरकार के मनोहर बजट पर हमारी खास पेशकश। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।